नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कल की तैयारी मार्केट के बाद सबसे बड़ा, सबसे दमदार शो जो आपकी खास तैयारी कराता है। आज के बाजार के हिसाब से हमारी नजर होती है कल की बाजार की रणनीति पर, और ये शो आप दर्शकों और आम निवेशकों का शो है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का भी इसमें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको समय बता दें, बहुत सारे दर्शक ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें ये नहीं पता कि कल की तैयारी के अलग अलग जो सेगमेंट हैं वो किस समय पर आते हैं। तो हर रोज दोपहर 3:30 बजे सोमवार से शुक्रवार आप कल की तैयारी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसका रिपीट टेलीकास्ट सेम डे शाम 6 बजे भी देख सकते हैं, अगर आपने 3:30 बजे शो को मिस कर दिया है। तो याद रखिए, 3:30 बजे और 6 बजे कल की तैयारी का कार्यक्रम। यही नहीं, दो खास दिन। सबसे पहले बुधवार की बात करते हैं। बुधवार शाम 3:30 बजे हम लेकर आते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। इसके अलावा अलग अलग दिन, हर गुरुवार 4:30 से 5, हर शनिवार 2 से 2:30, इस तरह से हम शेयर बाजार सबका अधिकार, ये तमाम जो सेगमेंट्स हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। यही नहीं, पूरे हफ्ते की थकान के बाद शुक्रवार को जब बाजार बंद होते हैं तो अगले हफ्ते की रणनीति भी बनाते हैं। हर शुक्रवार 3:30 बजे देखना मत भूलिए अगले हफ्ते की तैयारी। तो आपके सामने पूरा खाका हमने खींच दिया कि इस शो को, कल की तैयारी, शेयर बाजार सबका अधिकार और अगले हफ्ते की तैयारी आप किस समय पर देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं इस शो से जुड़ने का तरीका। आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर #KKT स्पेस अपना सवाल, अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। इसके साथ ही आप अपने सवाल YouTube पर लाइव भी पूछ सकते हैं। यह शो देखते हुए आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उन सवालों को भी शामिल करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ इस वक्त दो खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ विवेक करवा साहब वृद्धि इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। विवेक जी नमस्कार। और हमारे साथ रवि सिंह भी मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जो कि इस चर्चा में शामिल होंगे। तो दो खास एक्सपर्ट आज आपकी एक विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले विवेक का मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार का आज कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही शानदार दिन, सोमवार की शानदार शुरुआत, और इन सब के बीच में बाजार ऐसा लगता है कि किसी बड़े लक्ष्य की ओर देख रहा है, लेकिन मुनाफा वसूली का भी डर होता है जब इस तरह का बाजार तेजी दिखाता है। आज का हीरो तो बैंक निफ्टी है। जब निफ्टी चल रहा था, जब तमाम स्टॉक्स चल रहे थे, तब बैंक निफ्टी में बस चुनिंदा स्टॉक्स चलते थे, वही गिने चुने स्टॉक की चर्चा बार बार होती थी। और आज जो कहते हैं कि वो पेशेंस दिखाया जो बैंक निफ्टी ने, उसका आज रिवॉर्ड जो मिला है वो नजर आ रहा है। क्या कमाल की रैली आज बैंक निफ्टी में नजर आई, बताइए। यहां से आज के बाजार, खासतौर बैंक निफ्टी की जो आज का रनअप है उसको देखते हुए कल क्या आपकी रणनीति होगी? गुड आफ्टरनून। देखिए, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आईसीआईसीआई बैंक को। और मुझे ध्यान है शनिवार को हमने जब बात की थी आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स पे, ये बोल रहा था कि बहुत बुलिश लग रहा है स्टॉक। और आपके कई शोज पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक करीबन 1250 के लक्ष्य के साथ रिकमेंडेशन दिया हुआ है, जब ये बीच से करीबन 920 950 के उस आजू बाजू चलता था तब। तो बैंक का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। और मेरा अभी भी ये मानना है, देखिए, मैं सबसे अगर ज्यादा बुलिश हूँ कोई सेक्टर पे तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और अगर ये बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल चलता है तो बैंक निफ्टी मतलब अभी तो कुछ मूवमेंट ही नहीं है, समझ लीजिए आप, मैं इतना बुलिश हूँ। क्यों? आप अगर वैल्यूएशन देखो तो आपको दिखेगा कि वैल्यूएशन हम लोग अभी भी प्री कोविड वैल्यूएशन पे अभी चल रहे हैं। करीबन 18-19 का पी चल रहा है जो बैंक निफ्टी का आज है। तो जो बैंक इंडेक्स है उसका इतना कम वैल्यूएशन, और जो पी मतलब कोविड के पहले था वैल्यूएशन, वहां से आधे दाम में चल रहा है आज भी। तो आप अगर वो स्ट्रिक्टली कंपेयर करो, ये मैंने फेसबुक और मेरे इंस्टा पे भी डाला था, कि आप अगर उसको स्ट्रिक्टली अगर कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि यहाँ से बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा करेगा आगे चल के, पहली चीज। और दूसरी चीज देखिए, बाजार स्ट्रेंथ क्यों दिखा रहा है। पहला फेज हुआ इलेक्शन का, उसके बाद में थोड़ा सा मतलब जो
रुझान आ रहे थे वो थोड़े पॉजिटिव नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जून 4 की ओर, बाजार इसको पॉजिटिव ले रहा है और कोई ना कहीं संकेत बाजार दे रहा है कि यहाँ से आपको एक और बुलिश ट्रेंड या फिर सरकार जैसे बाजार चाहता है वैसे ही मिलने वाली है बाजार को, इंडिया को। तो ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि निफ्टी भी यहाँ से करीबन 301 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए। एक का मुनाफा ले लो उसके पहले। तो 300 पॉइंट यहाँ से होगा और उसके बाद में बैंक निफ्टी तो मैं काफी बुलिश हूँ, जैसे मैंने कहा। कुछ अच्छा ही नजर आ रहा है यहां से भी, जिस बाजार ने जो एक तरह से उछाल दिखाई है, और ये उछाल जो है वो एक बड़े लक्ष्य की ओर बाजार के दोनों ही इंडेक्स इस वक्त देखते हुए। चलिए फटाफट से आपके सवालों को लेते हैं। अनुज दुबे नागपुर महाराष्ट्र से अशोक लेलैंड में उनका सवाल है और जानना चाहते हैं कि 177 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की है, अब यहां से कितने देर रुकना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ रवि भी जुड़ चुके हैं दिल्ली स्टूडियो से। रवि, मुंबई स्टूडियो भी आइए, वैसे अच्छा लग रहा है दिल्ली स्टूडियो में भी आप ईटी नाउ स्वदेश के पहुंचे हुए हैं। बताइए कि क्या राय होगी अशोक लेलैंड पे। देखिए, अशोक लेलैंड में एक अग्रेसिव अपट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें आंकड़े थोड़े से डिफरेंट है। 195 का पहला टारगेट और 220 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी इंतज़ार किया जा सकता है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड लीजिए। मुझे लगता है काफ़ी अग्रेसिव जो है वो बाइंग जो अभी मोमेंटम चल रहा है उसमें ये अचीव करता हुआ नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार अपसाइड के लिए 195 और 210 ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। बुलिश नजरिया और आगे बड़े लक्ष्य जो है वो अशोक लेलैंड में मिलते हुए। विवेक कोलपाकर साहब हैं, हालांकि उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं दिया है, लेकिन टेक्समाको रेल पे राय जानना चाहते हैं विवेक। इन्होंने 215 के स्तर पर टेक्समाको रेल खरीदा है, ऊपरी स्तरों की बाइंग है। और हम रेलवे काउंटर्स में देखें तो एक ये कुछ चुनिंदा स्टॉक है जहां पर हम थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है। यहां पर क्या करना चाहिए टेक्समाको रेल में। अभी बाजार में ऐसा हो गया कि पहले खाली टेक्समैको था और अब काफी कंपनीज आ गई है जो ये काम करती है और रेलवे कोचेस बनाती है और मेन कॉम्पिटिटर इनका जुपिटर वैगन्स है। आप अगर कंपेयर करो, मतलब 215 तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन हाई था, लेकिन अभी भी आप अगर कंपेयर करो तो जुपिटर वैगन से ये थोड़ा मुझे महंगा लगा। अब यहाँ पे सलाह क्या रहेगी? सलाह यही रहेगी कि आप बस होल्ड कीजिए। डाउन साइड मुझे प्रोटेक्टेड लग रहा है, ज्यादा डाउन साइड नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। क्यों? एक तो नई सरकार बन जाए, उसके बाद में जो रेलवे सेक्टर है वो आपको ग्रोथ आगे चल के भी दिखाता रहेगा। तो बस बाजार इसी के लिए वेट कर रहा है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपकी प्राइसिंग आने के लिए अब आपको करीबन 9 महीने से लेके 12 महीने आराम से लग सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है स्टॉक। गलती आपने ये की कि आपने बहुत महंगे दामों में लिया और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, समय दोगे तो हो जाएगा वो ठीक। समय देंगे तो आपकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन समय अच्छा खासा इसमें आपको अभी फिलहाल देना पड़ेगा क्योंकि ऊपरी स्तरों की बाइंग है। रीता राणा का सवाल वेदांता पे है। 300 के स्तर पे इन्होंने एंट्री की है रवि वेदांता में। बताइए, फिलहाल मुनाफे में है, 100 रुपए से ज्यादा ऊपर के भाव पे अभी फिलहाल ये स्टॉक का 406 पर ट्रेड करता हुआ। आज भी हमने देखा कि लगभग 2.5% की तेजी नजर आ रही। पिछले दिनों भी अच्छी तेजी यहां पर नजर आई थी। क्या करना चाहिए वेदांता में? 300 की बाइंग है। देखिए प्रशांत जी, पार्टी तो अभी शुरू हुई है और इलेक्शन से पहले जो एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट उसको यहाँ पर दिखा रहा है। और वेदांता की बात करें तो बहुत जल्द हम 450 के लेवल देखेंगे। तो जब प्रॉफिट बढ़ रहा हो तो जल्दबाजी मत करिए बुक करने की। वैसे आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में अभी और कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा और इंतजार करें। हाँ, लोअर साइड पर एक रिस्क को जरूर बांध लें और 390 रुपये का एक स्टॉप लॉस डाल लें, लेकिन 450 का आंकड़ा पहले छू जाएगा, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपको और बड़ा मुनाफा मिलेगा। तो मुझे लगता है ईटी स्वदेश को फॉलो करिए। हो सकता है 450 आंकड़ा टच करे तो 480 की बात होने लगे, तो वहाँ पर भी आप सफ़र को जारी रखिए। फिलहाल अभी होल्ड करिए। यूट्यूब पर लाइव भी आ रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं। रेणुका गोडबोले का सवाल है और ये एमएनएम फाइनेंस पर राय जानना चाहती हैं। 100 शेयर इनके पास और 258 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की है। 3 महीने का नजरिया इनको चाहिए। विवेक बताएं क्या करना चाहिए एमएनएम फाइनेंस में। देखिए, स्टॉक मुझे लग रहा है कि करेक्शन के बाद बॉटम आउट हो गया है, लेकिन 3 महीने का नजरिया बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है और शॉर्ट टर्म में आपको ये ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि 280 तक दिखा सकता है। तो यही नजरिया रहेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेशन मत कीजिए।
बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है उसके मुकाबले M&M फाइनेंशियल ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन जैसे मैंने कहा डाउन साइड यहाँ से मिनिमल है ही नहीं इनफैक्ट, और 280 तक आपको स्टॉक दिखा देगा अगले 3 महीने में। सवाल यूट्यूब से लेते हैं योगेश ठक्कर का। इनके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर हैं और 1800 के ऊपर की इनकी बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 1740 के लेवल पर ये स्टॉक इस वक्त नज़र आ रहा है और इन्होंने 1800 मतलब इन्होंने भी 1700 1900 के लेवल पे एक तरह से देखा जाए 1890 की बाइंग है इनकी और फिलहाल 1735 पे पहुंच चुका है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। रवि, क्या करना चाहिए? प्रशांत जी, सफ़र करें तो हमेशा मुझे लगता है कि सही टाइम पे कोशिश करें। थोड़ा सा लेट आपने एंट्री करी है, इस पे स्टॉक पे काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल चुकी थी, तब आप गए हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर टाइम और पेशेंस दोनों दिखाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप 1650 के स्टॉप लॉस से इसको कंटिन्यू रखिए। थोड़ा एवरेज करने का जो बात है वो देखते हैं तो 1680 के आसपास आप इसमें एवरेज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छी जगह पे निकल पाएंगे, एवरेज अच्छा कर पाएंगे। और वापस बात की जाए तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे 2100 तक का दमखम ये स्टॉक रखता है, लेकिन अभी थोड़ा पेन पे है, तो थोड़ा सा होल्ड लंबा करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रॉफिट पे ज़रूर आएंगे। जो सवाल आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो नुकसान में हैं। बजाज फिनसर्व पे हमारे एक दर्शक हैं और लगभग 1700 की बाइंग है, 1798 की खरीद 1698 की खरीद है इनकी, 1700 की इसे बाइंग मान के चलना होगा। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 1600 पे ये स्टॉक का लगभग इस वक्त दबाव भरे बाजार में उसे नज़र आ रहा है। बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस पिछले दिनों दबाव का शिकार हुए थे, हालांकि बजाज फिनांस आज ठीक है, लेकिन बजाज फिनसर्व इन्होंने जो है वो 1700 के लेवल पे ख़रीदा हुआ है। क्या नज़रिया होगा विवेक बजाज फिनसर्व पे आपका? देखिए, इन दामों में भी 4.5 करीबन प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है, और कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्ट्रेच था पहले पहले तो इनफैक्ट बहुत स्ट्रेच था, उसका करेक्शन होके अब आपको ये ठीक ठाक भाव पे मिल रहा है। तो इमीडिएट अपसाइड मुझे नहीं दिखता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में एक और चीज ये हो रहा है कि जियो फाइनेंस बाजार में लिस्ट हुआ और काफी प्रीमियम वो खा रहा है इन कंपनी से लेके। तो इनडायरेक्टली आगे चल के जब ये थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आएगा, मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों यहाँ से अच्छे करेंगे। अ, और थोड़ा बहुत बुकिंग जियो फाइनेंस में आगे चल के आएगा। तो मेरा ये ओपिनियन है, मतलब मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ जियो पे और बुलिश हूँ इन स्टॉक्स पे। तो होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने 9 महीने में आपको अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर पेशेंस दिखाना होगा, अच्छा रिटर्न आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। समीर सावंत ने यूट्यूब पर लाइव अपना सवाल हमें भेजा है और ये एनबीसीसी में फ्रेश बाइंग के मौके ढूंढ रहे हैं और इन स्तरों पर क्या एनबीसीसी में खरीदारी ठीक रहेगी? नजरिया अच्छा खासा इनके पास, 3 साल ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो एनबीसीसी, रवि, क्या राय होगी 3 साल के लिए? आज हमने देखा अच्छी तेजी यहां पर नजर आई एनबीसीसी में, आईटीआई में, और फिलहाल बताइए एनबीसीसी क्या इन स्तरों पर एंट्री की जा सकती है या थोड़ा करेक्शन का मौका खोजना होगा? देखिए, करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और पीछे 121 से निकलने के बाद कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर आप एंट्री का मूड बना रहे हैं और 3 साल का नज़रिया है तो 142 पे खरीदे या 135 पे बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला, लेकिन आपको खरीदना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अपसाइड टारगेट अगर 3 साल का नज़रिया रखते हैं तो मुझे लगता है कि 230 के आसपास के शेयर में टारगेट देखने को मिलेंगे। इमीडिएट बेसिस पे भी 155 का टारगेट, और अगर 6 महीने का नज़रिया सिर्फ इलेक्शन तक का नज़रिया रखते हैं तो एक बार को 165 रुपए का टारगेट। तो ओवरऑल अपसाइड टारगेट यहाँ पर अच्छे हैं। हाँ, लोअर साइड पे आप 60-70% यहाँ पर स्टॉक खरीदिए, 135 का मिलता है तो वहाँ पर 40% एंट्री कर लीजिएगा। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी अपनाइए, बिल्कुल खरीदिए, मौका अच्छा है, तेजी है और टारगेट भी यहाँ पर अच्छे मिल जाएंगे।
अगली दर्शक यूट्यूब से ही उनका सवाल है, आंध्रा सीमेंट पर राय जानना चाहती है। मनीषा राज नाम है उनका और इनका सवाल आंध्रा सीमेंट पे है। 124 की बाइंग आंध्रा सीमेंट में इनकी है। ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर भी खरीदी, आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 3.25% ये स्टॉक टूटा हुआ है। विवेक का आंध्रा सीमेंट 124 की खरीदारी, क्या होगी राय? देखिए अभिषेक, कहना थोड़ा मुश्किल होगा इस पे, क्योंकि एक तो कंपनी बहुत ही छोटी है, करीबन 890 करोड़ का इसका मार्केट कैप है पहली चीज। और जो प्रोमोटर स्टेक है उसमें करीबन 26-27% तो इनका स्टेक प्लेस्ड है। तो वो क्यों, क्या कारण से प्लेस्ड है, ये मुझे ध्यान नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे माइक्रो कैप कंपनीज में आप अगर लेते हो, क्योंकि इनफैक्ट वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता लग रहा है ये, जो प्रॉफिट के मुकाबले आप अगर इसका जो शेयर प्राइस देखो वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा माइक्रो कैप है, यहाँ पे इतनी सी मार्केट इक्विटी को रख के आप बाजार में अपर सर्किट लोअर सर्किट आराम से मार सकता है, ऐसा एक स्टॉक है। तो क्योंकि वैल्यूएशन कम है, आप इसको रखिए, लेकिन इस पे आपको मेरे हिसाब से करीबन 92-93 का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया आंध्रा सीमेंट पे खास रणनीति आपको बनानी होगी। बहरहाल यहां रुकेंगे अब हम एक खास सेगमेंट के लिए, और ये है हमारा कमाई का वीआईपी सेगमेंट। तो रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी? देखिए, दो शेयर यहाँ पर मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक की चर्चा तो पहले हो गई, वो है अशोक लेलैंड, जिसे कि करंट लेवल पर एक बार बाय की रिकमेंडेशन है। 220 का लक्ष्य है, थोड़ा सा लंबा विजन रखें और अपसाइड के लिए यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है। स्टॉप लॉस अगर देखते हैं तो 165 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग टर्म पे बाय किया जा सकता है। करंट मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए एक और स्टॉक है जो कि है एनटीपीसी। इस समय अच्छे खासे अग्रेशन के साथ बढ़ा है और फंडामेंटल्स अच्छे हुए हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा है। मुझे लगता है अपसाइड का मोमेंटम अच्छा है। एक बार यहाँ से अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 400 रुपये लॉन्ग टर्म टारगेट भी है, और इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं तो 10-20 रुपये तो आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है 345 के स्टॉप लॉस से। तो दो ऐसे स्टॉक जो इंट्राडे की ट्रेडिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग, दोनों में फिट बैठते हैं। ठीक है, तो ये है पसंद रवि की। बढ़ते हैं विवेक आपके पास, बताइए आपकी पसंद क्या है? अभिषेक, मेरा आज का स्टॉक रहेगा जोमेटो। और इस पे मैंने कुछ दिनों पहले चर्चा भी की थी, करीबन जब ये स्टॉक 180 था और ये कहा था कि 220 तक ये जा सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी ये 218-220 आपको टेस्ट करते हुए दिखाएगा। अब ये लोग लगातार अपना जो डिलीवरी फीस है उसमें हल्की हल्की बढ़ोतरी करते हैं, और इतनी मतलब 1 रुपया 2 रुपये से क्या होता है कि अपने हमको तो पता ही नहीं चलता है, यूजर को तो पता ही नहीं चलता, लेकिन कंपनी के जो बेस इफेक्ट है बैलेंस शीट में उस पर बहुत भारी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मुझे ये लग रहा है कि 218 एक वाजिब टारगेट रहेगा, ये अगले आपको 3-1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। और डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब और मैं भी साथ में कमाएं। ठीक है, तो ये है पसंद विवेक जी की। फिलहाल विवेक और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे आम निवेशकों के जवाब देने के लिए। कल की तैयारी में आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे बेहतरीन शोज़ के लिए बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।